है ना। नालायक तो फिर 20 जुलाई तक सिलेबस कैसे खत्म होगा? ले मेरे बच्चों, चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था हमने, और हमने डिस्कस किया था बचपन के अंदर कि ऑफर हो और ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बनता था। और प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड करते थे, एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के अंदर इन्फोर्सेबिलिटी ऐड किया करते थे, तो कॉन्ट्रैक्ट बना करता। और इस कॉन्ट्रैक्ट के नाम बताओ। इसको बुला रहा हूँ, जरा ये बुलाना है इसको। आदर्श मिल गया? नहीं, अच्छा कोई और गया? ये बताने से आपका पेपर पास हो सकता है? बेशर्मा। मेरे बच्चे, हम जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो उनके लिए जरूरी है जिम शिम करना। आप लोगों के लिए भी जरूरी है, सबके लिए जरूरी। मेरे बच्चे, क्योंकि हमारी जो खुराक है, वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि सबसे जो बेहतरीन खुराक है वो सिगरेट ही है अभी, जिससे आपकी सेहत खराब नहीं होती। बाकी हर चीज खाने पीने से, जो क्योंकि बाजारों की खाते हैं आप लोग, और घर भी पका लो भैया, ला के तो बाजार से ही पकाना है ना। जो दाल मंगवा लो उसमें पत्थर ही पत्थर है, जो मर्जी चीज मंगवा लो उसमें कुछ ना कुछ निकल ही आना है। तो इसलिए मेरे बच्चे बेहतर, आपने पिछले दिनों में देखा होगा वो जो जीरा है, वो क्या कहते हैं उसको, मांझा, झाड़ू कह लो, एक ही गल है। तो उससे वो क्या बना रहे हैं, बोला वो जीरा बना रहे हैं। तो कितना कितना ताकतवर होगा, है? तो सोचिए। तो ये हालात है मेरे बच्चे हमारे मुल्क के, क्योंकि हाजी साहब ने हज करने भी तो जाना है, पैसे तो थोड़े से लेट इकट्ठे हो रहे होते हैं। जितनी दूध दही की दुकानें ना, कोई बिस्मिल्लाह शॉप, बिस्मिल्लाह मिल्क शॉप, कोई अल्लाह मिल्क शॉप है, दाता गंज बख्श मिल्क शॉप है, लेकिन उसमें गारंटी है कि आपको पानी के अलावा कुछ नहीं मिलना। तो अल्लाह माफ करे, हमने दीन का सहारा ले लिया 2 नंबर काम करने के लिए। हालांकि अल्लाह माफ करे, हमें इन चीज़ों से रोका गया था और इनकी शदीद सजाएं थी इन अमाल की, और पूरी की पूरी कौमें बर्बाद कर दी गई, उनके ऊपर अजाब आए। और यकीन कर लो, अल्लाह माफ करे, शायद उनका, उन उन कौमों के अंदर जो आज हमारे अंदर वो बुराइयां ना, जिनकी वजह से उनके ऊपर अजाब आए, किसी की शक्लें बिगड़ी, किसी को आसमानों से लाकर नीचे फेंक दिया गया, किसी को दरगोद कर दिया गया, वो शायद 10-15% भी नहीं थे जितने आज हम हैं। नापतोल की कमी की बात हो रही थी ना, जब चेक कर लो नापतोल है, जो जो बुराइयां जिस कौम में थी चेक कर लो आज जाके तो वो आपको, अल्लाह माफ करे, वो तो एक छोटी छोटी कौमें थी, और यहाँ पे पूरे का पूरा मुल्क है, इस्लाम के नाम पे बना हुआ मुल्क। एक बंदा आ जाता है टीवी के ऊपर, वो आयतें पढ़ पढ़ के सुना रहा होता है, कानून की पासदारी, उसको ये अमल करो, वो खुद कानून तोड़ के बैठा होता है। ये हालात हैं इस मुल्क के। खैर वापस कोशिश करते हैं हम ऐसी बातें ना ही करें, आप लोगों ने शुरू करवाई। ले बेटा, हमने डिस्कस किया था, ऑफर हो और ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बनता है। और माजरत, आज मेरे बच्चे क्लास आपकी लेट शुरू अगेन। प्रॉमिस में अगर हम कंसिडरेशन ऐड कर दें तो एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी हो तो कॉन्ट्रैक्ट बनता था। बेचारे ऑनलाइन वाले बच्चे रुल गए, लगता है वो अब ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, फिर मेरे बच्चे, कल हमने डिस्कस किया था, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के कोई और नाम भी है? इस कॉन्ट्रैक्ट को कुछ और नामों से बुला सकते हो, बिल्कुल। आप इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हो, या आप इसको बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हो। और फिर हमने डिस्कस किया था, खाली कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सारे एसेंशियल पूरे हैं। सारे एसेंशियल किस चीज के हैं? हमने कहा था ऑफर के भी एसेंशियल होते हैं, एक्सेप्टेंस के भी एसेंशियल होते हैं, ये हम दोनों पढ़ लिए चैप्टर नंबर 2 के अंदर। फिर मेरे बच्चे, कंसीडरेशन के भी एसेंशियल होते हैं, हर कंसीडरेशन वैलिड नहीं होती।
उसके लिए भी एसेंशियल पढ़ेंगे अभी। और उसके बाद मेरे बच्चे इन्फोर्सेबिलिटी भी एम ऐड नहीं हो जाती, उसके लिए जो बची कुची चीजें हैं वो सारी की सारी किसमें आ जाती है, इन्फोर्सेबिलिटी के अंदर, कि यहां पे भी एसेंशियल पूरे होने चाहिए। तो तब जाके क्या बनता है, एक वैलिड या बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो कल हमने कुछ नाम पढ़ने शुरू किए थे मेरे बच्चे। हमने कहा था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। और इन्फोर्सेबिलिटी तभी आती है, कानून तभी आपकी मदद करने के लिए आएगा जब सारी रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी की होंगी। याद रखोगे, इसलिए सादा लफ्ज है इसके अंदर कि ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, जहां पे कानून, अगर कोई बंदा अपना वादा पूरा ना करे और कानून उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को तैयार भी हो, तो समझ लो वो क्या था, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन फिर कल हमने एक और लफ्ज पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। हर लफ्ज का मतलब है, यहां पे याद रखना, अगर इसकी हेडिंग के साथ लफ्ज लिखा हो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो पक्की बात है मेरे बच्चे, ये इस ऑफर भी हुई है, एक्सेप्टेंस भी हुई है, प्रॉमिस भी बनी है। ऑफर एक्सेप्टेंस हुई है यहाँ पे और प्रॉमिस बनी है। प्रॉमिस में दोनों के लिए कंसिडरेशन भी है, और ये क्या बना है, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी भी है, और ये क्या बना है, कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन मेरे बच्चे कहीं ना कहीं किसी चीज में कोई कमी रहे, कोई थोड़ी बहुत कमी रहे, जिस कमी की वजह से किसी एक पार्टी के साथ नाइंसाफी हो रही है। यहां पे लाजमी तौर पे किसी एक पार्टी के साथ नाइंसाफी हो रही हो, तो फिर कानून कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट, देखो नाम क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये यहां तक पहुंचा है। अगर ये लफ्ज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचा है, तो लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। अदरवाइज उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज नहीं लिखना था। लेकिन इसके अंदर क्या रह गई है, कोई ना कोई कमी रह गई। और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है, चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, चाहे तो उसको कंटिन्यू रखे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कोई खत्म नहीं कर सकता। जो अभी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ के आए हो, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे ये लफ्ज लिखा होगा ना, मान ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लेकिन एक पार्टी के साथ क्या हो गया, नाइंसाफी। जिसके जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, ये उसी को ऑप्शन देना कानून ने, दूसरी पार्टी को नहीं। जिसने मान लो कोई नाइंसाफी की है, उसको कोई ऑप्शन नहीं। तो जिसके साथ नाइंसाफी हुई, कानून ने उसको ऑप्शन दे दिया, आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दो, चाहो तो कंटिन्यू रखो, दोनों सूरतों में हम आपके साथ हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। याद रखोगे, लो बेटा। जैसे ये पढ़ेंगे क्योंकि आगे इतना सारा सारा कुछ आना। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी बथेरे आपको मिलने जगह जगह पे। ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, यहाँ पे एग्रीमेंट वॉइड हो गया। अजीब वो गरीब अल्फाज आप पढ़ते जाएंगे आगे आगे, तो पता चलता जाएगा इंशाल्लाह। नहीं बेटा, कहता है एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन। अब देखो, एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, यहाँ पे रुक जाओ, ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही था ना, वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आगे अगली बात शुरू करते हैं। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू। ये यानी कि ये जो एग्रीमेंट है, एक या एक से ज्यादा अगर होता है ना, बात कर कई लोगों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट बना होता है, इसलिए एहतियातन ये लफ्ज कानूनी इस्तेमाल करता है, वन और मोर ऑफ द पार्टीज। जैसे मेरा इतने सारे लोगों के साथ आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, कहता कि ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। लेकिन दूसरी पार्टी के कहने पे ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है, एक पार्टी के कहने पे इन्फोर्सेबल है। और वो कौन सी है, मजलूम पार्टी, उसके लिए इन्फोर्सेबल है। वो चाहे तो इसको इन्फोर्स करवा दे, चाहे तो इसको खत्म कर दे। अभी दूसरी इसको उस तरह इन्फोर्स नहीं, हाँ अगर ये कंटिन्यू रखे तो फिर वो इन्फोर्स करवा सकते हैं। खैर अभी इसको रहने दो। कहता है द ऑप्शन ऑफ द वन और मोर ऑफ द पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी और अदर इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कोई एक पार्टी के लिए तो इन्फोर्सेबल हो, लेकिन एक पार्टी के लिए इन्फोर्सेबल ना हो, ये जिसके लिए इन्फोर्सेबल नहीं है उसको किसको कह रहा है, वो जिसने नाइंसाफी की है। क्योंकि दूसरी पार्टी मुकर सकती है ना, मैंने आपके साथ फ्रॉड किया है। आगे जाके पढ़ेंगे, अगर कोई बंदा आपके साथ फ्रॉड करता है तो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। अब मेरे बच्चे, अगर फ्रॉड भी मैंने ही किया है और इन्फोर्स भी मैं ही करा रहा हूं कानून की मदद लेके, मैं तो नहीं करा सकता। लेकिन आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप चाहे तो इसको कंटिन्यू रखें, चाहे तो इसको खत्म करते हैं। अगर आप कंटिन्यू रखते हो तो फिर आप इन्फोर्स भी करवा सकते हैं। फिर जो आपका हक है वो आप अपना हक ले लें, उसका उसका जो हक है उसको दे दें। लेकिन जिसने पहले आपका हक मारा हुआ वही अदालत में चला जाए, फ्रॉड ये भी अदालत में जाता है, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन बहर ये सिर्फ कानून के अल्फाज हैं, अल्फाजों को पढ़ लो, लेकिन चीज वही दिमाग में रखनी है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कहीं पे एक पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है, और जिसने नाइंसाफी की है बेटा वो तो नहीं, लेकिन जिसके साथ नाइंसाफी हुई है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे, चाहे तो कंटिन्यू रखे। ये पहले अगली लाइन में पढ़ ले, फिर आपको समझ आ जाएगी। सादा अल्फाज में कहना क्या चाह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीड पार्टी। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अग्रीड पार्टी यहाँ पे गरीब नहीं, अग्रीड पार्टी, मजलूम पार्टी, जिसके साथ नाइंसाफी हुई, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइडेबल हो
एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीड पार्टी एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द डिफॉल्टिंग पार्टी। यानी कि ये जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है ये मजलूम पार्टी के एंड से वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल का मतलब भी क्या है, वो चाहे तो खत्म कर दे चाहे तो कंटिन्यू रखे। जो मजलूम पार्टी उसको ऑप्शन देगा कानून, भाई तू खत्म करना चाहता है खत्म कर दे। और जैसे अभी कल हमने एग्जांपल ली थी, यहाँ पे धमकी लगा दी। चलो मान लो कदीर ने मुझे धमकी लगा दी, सर ये सामने आपका घर है, ये घर मुझे सेल कर दो 5 करोड़ का। उस घर की कीमत भी 5 करोड़ ही, लेकिन मुझे है कि मैं क्यों बेचूं। मैंने कदीर को कहा कि भैया मैं तो नहीं आपको घर बेचूंगा। इसने कहा कि ठीक है सर फिर रेडी हो जाए। मैंने कहा कदीर के पहले बताता यार तेरे पास ये भी है। मैंने बंदा पूछ बता तो देता ना इस तरह की बात। तो मैंने कदीर को कहा कि ठीक है कदीर आप ये घर ले लो। अब देखो ऑफर हुई, कदीर की तरफ से घर भेज दो, मैंने एक्सेप्टेंस दे दी। और ये एक्सेप्टेंस क्यों दी है, उस गन की वजह से मैंने एक्सेप्टेंस दे दी। ऑफर हुई एक्सेप्टेंस हुई, क्या दोनों के लिए कंसिडरेशन है? तो जब प्रॉमिस बनी, मुझे 5 करोड़ मिल रहा है, इसको घर मिल रहा है, दोनों के लिए कंसिडरेशन भी है। और मेरे बच्चे उसके बाद क्या ये इन्फोर्सेबल है? हाँ, लेकिन किसके लिए? मेरे लिहाज से। अगर मैं चाहूं तो खत्म भी कर दूं, चाहे तो इसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि मैं जाके पुलिस को दिखा सकता हूँ, सीसीटीवी कैमरा सारी एविडेंस दे सकता हूँ, देखें सर धमकी लगाई थी, इसलिए मैं ये घर नहीं इसको देना चाहता। तो फिर पुलिस मेरी मदद करेगी, लेकिन फिर पुलिस ये भी कहेगी राणा साहब यहाँ पे गली में रहना आप नहीं है और कदीर को पता ही है आपका, तो फिर बाद में आप ही जिम्मेदार होंगे सारे मामले के। मैं कहता हूँ फिर आप जाएं, मैं घर ही कदीर को दे देता। यानी कि अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कानून क्यों मौका दे रहा है आपको कि भाई बाद में जो भी मामला है वो आपका ही है, फिलहाल हम आपके साथ खड़े हैं, आप चाहे तो खत्म कर दे चाहे तो कंटिन्यू रखें। ये जगह जगह जब आएगा ना, जब एक्चुअली हम पढ़ेंगे कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, फिर आपको सही से समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ मतलब दिमाग में रखो, लफ्ज का मतलब क्या है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अग्रीड पार्टी, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अग्रीड पार्टी के एंड से क्या हो, वॉइडेबल। और वॉइडेबल का मतलब क्या है, चाहे तो वो खत्म कर दे चाहे तो कंटिन्यू रखे। कानून ने उसको ऑप्शन दे दिया सादा अल्फाज में। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अग्रीड पार्टी के पास ऑप्शन हो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का या कंटिन्यू रखने का, उसको क्या बोलते हैं बोला, वॉइडेबल। जब भी लफ्ज वॉइडेबल, आप पेपर में जब हम आंसर बता रहे होते हैं ना, वो पूछ रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बताओ इसका इफेक्ट क्या होगा, मतलब वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है, ये बातें हमने बतानी है। और तभी बता सकेंगे जब हमें चीजों की समझ होगी। याद रखोगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है। बाहर निकलो और कोई बंदा पूछ ले क्या करके आए हो, ला पढ़ के आए हो, और वो पूछ ले बताओ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या बताओगे उसको? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई, और जिसके साथ नाइंसाफी हुई है उसको क्या बोलते हैं, अग्रीड पार्टी। उसको ऑप्शन है, चाहे वो खत्म कर दे चाहे तो कंटिन्यू। क्या रखोगे? और ये जहां पे होगा पढ़ लेंगे अभी। तो बेटा अब लफ्ज देखो क्या लिखा हुआ है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगेन ऑफर हुई होगी, एक्सेप्टेंस भी हुई होगी, क्या बना होगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड हुई होगी, क्या बना होगा, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हुई होगी तो क्या बना होगा, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बना है तभी तो लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। अगर ये यहां तक कॉन्ट्रैक्ट ना बना होता तो कभी भी लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट नहीं आना था। जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता, याद रखिएगा। अभी पढ़ेंगे ना अगला लफ्ज, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सर फिर पिछले लफ्ज का क्या मतलब होगा, है वॉइड मतलब होता है ममनू। वॉइड का मतलब क्या होता है, ममनू। तो ममनू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट करने से ही ममनू था? नहीं नहीं, वो कुछ और होता है। अब अल्फाज देखो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनते वक्त बिल्कुल वैलिड था, बन गया है, सही ऑफर एक्सेप्टेंस हुई, उसमें सही कंसिडरेशन थी, उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल भी था, सब कुछ सही था, और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म भी हो सकता था, सब कुछ सही था। लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए जिस वजह से अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हो सकता, कोई माई का लाल कर भी नहीं सकता इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म। याद रखोगे इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अल्फाज क्या होंगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनते वक्त बिल्कुल सही था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात पैदा हुए जिन हालात की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, इसको क्या बोलेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी परफॉर्म नहीं होता, और इसके परफॉर्म ना होने से कभी किसी पार्टी का ना तो कसूर होता है और ना ही कोई नुकसान वाली बात। ऐसा नुकसान का तो गोली मारो, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, लेकिन इसके परफॉर्म ना होने में किसी पार्टी का कोई कसूर नहीं होता कानून की निगाह में। कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया हो, आप अदालत में जाए ना कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवा के दें, अदालत कहेगी ना ना ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, इसकी परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती। क्या रखोगे, देख लेना सर। ये वैसे आगे जाके हम पढ़ेंगे बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट, पूरी लिस्ट होगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब कब वॉइड हो जाता है।
और उसकी एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। अज्यूम कर लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कॉन्टेक्ट किया। ये मिस्टर बी एक पेंटर है, तस्वीरें बनाता है। तो मिस्टर ए का मिस्टर बी के साथ कॉन्टेक्ट था कि भैया तूने मेरी एक पेंटिंग बनानी है। उसने अभी ये कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया। नो बेटा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद मिस्टर बी की डेथ होगी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का था, या ये पर्सन स्किल्स रिक्वायर्ड थी। यहाँ पे क्या थी? पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड थी। और जिस बंदे ने ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था वही मर गया। बनते वक्त तो सब कुछ सही था, लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे होंगे सर घर वाले परफॉर्म करेंगे। मैंने आपको बताया था उसकी दो एक्सेप्शन होती है, एक पर्सनल नेचर और पर्सनल स्किल्स। जहां पे पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड हो या पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट हो, वहां पे वो बंदा ही ना रहे तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता। याद रखोगे? अब खुदा ना खासा मैं पढ़ा रहा हूँ लॉ, मैं ना रहा, अब मेरे घर में तो कोई वकील नहीं है क्या आपके आके आपको क्या पढ़ाए? लॉ पढ़ाए। तो फिर मेरे बच्चे ये कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का था, जो सॉरी पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड थी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आप क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। याद रखोगे इस बात को? ले बेटा नेक्स्ट देखो दोबारा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जरा देखिएगा। ये दो, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की, मिस्टर बी तेरे पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी मुझे सेल कर। और मिस्टर बी को गाड़ी से बड़ी मोहब्बत। क्यों कासम? मिस्टर बी को गाड़ी से बड़ी मोहब्बत। तो मिस्टर बी ने कहा कि चल यार तू मेरा दोस्त है, वैसे तो मैंने गाड़ी नहीं सेल करनी थी तो, लेकिन मैं तुझे सेल कर देता। हालांकि मैं तो गाड़ी से इतनी मोहब्बत करता हूँ, मैं तो कपड़े भी उसी कलर के पहनता हूँ जिस कलर की मेरी गाड़ी है। मिस्टर बी मिस्टर ए को बता रहा है, देख लो गाड़ी भी उसी कलर की है, ये देख लो बेटा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर किया, मिस्टर बी ने क्या कर लिया? उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, ये दोनों तो यहाँ पे एसी वाले कमरे में बैठे हुए ऑफर एक्सेप्टेंस कर रहे थे, लेकिन मिस्टर बी की जो गाड़ी थी वो बाहर ट्रांसफार्मर के नीचे खड़ी हुई थी। वो ट्रांसफार्मर गिरा, वो सारी गाड़ी डिस्ट्रॉय कर गई, तबाह हो गई। दोनों को नहीं पता कि जिस गाड़ी को खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो गाड़ी क्या कर गई है? वो तो डिस्ट्रॉय कर गई है। अब ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, उसमें जाहिर बात है कंसिलेशन भी थी दोनों के लिए, कमरे में बैठे हुए उनको क्या पता। इन्फोर्सेबिलिटी भी थी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है ना? ये याद रखना, ये नहीं होता कि नहीं नहीं सर वो उनको नहीं भी पता ये गाड़ी अब उसकी जली है, जिसने जिसके खरीद ली। ये आप लोग इस तरह की हरकतें करते हैं कि अब तो मैंने बेच दी, अब तेरी थी, अब जो हुआ तेरा हुआ है। कानूनी तौर पे इस तरह का नहीं होता। खैर, तो यहां पे मेरे बच्चे क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है? अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड। अक्सर खुदा ना खासा इंगेजमेंट्स होती हैं, किसी की डेथ होगी तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। फिर आप बेशर्मी बीच में ले आएंगे, नहीं नहीं सर फिर भी हो जाता है। फिर घर में से किसी वो एक नया नई ऑफर होती है, फिर नया वो सारा कुछ मामला होते हैं। अगली पार्टी चाहे तो इनकार कर सकती है। याद रखोगे इस बात को। खैर आगे जाके और बड़े सारे इंतहाई जिसको कहते हैं कि एक्सटेंसिव किस्म के इसकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बोला? है ये कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म नहीं हो सकता, और इसके परफॉर्म ना करने से किसी पार्टी को उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म ही नहीं होगा उसकी किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि कानून खुद ही कह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। अब ये परफॉर्म हो ही नहीं सकता, और ये किसी सूरत परफॉर्म नहीं होता। याद रखना, ये ना रखना कि कोई हो गया कुछ एक्सेप्शन एक्सेप्शन जहां पे हो जाए कोई ना। जो कॉन्ट्रैक्ट एक दफा वॉइड हो गया वो परफॉर्म नहीं होगा। ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सेबल, हाँ कभी इन्फोर्सेबल बना था ये कॉन्ट्रैक्ट, इन्फोर्सेबिलिटी भी ऐड हुई थी। देखो जब एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो जाती थी क्या बन जाता था? कॉन्ट्रैक्ट। कहता है ये कभी एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हुई थी और ये कभी क्या बना था? कॉन्ट्रैक्ट बना था, लेकिन ये सीज टू बी इन्फोर्सेबल। लेकिन अब ये कानूनी तौर पे इन्फोर्सेबल नहीं रहा। अब कानून आपकी कोई मदद नहीं करेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में, क्योंकि कानून की निगाह में क्या हो गया? वॉइड, ममनू हो गया। अब ये परफॉर्म ही नहीं होगा। जिस आप यहाँ पे लाहौर में बैठे हो, ये जिला कौन सा है? लाहौर ही है ना। तो लाहौर में बैठे हो तो लाहौर जिला ही है, डिस्ट्रिक्ट। आपने गुजरांवाला वहां से किसी को किसी के साथ कांटेक्ट किया कि भैया आपने क्या करना है, 2 सितंबर को इतने बैग राइस के सप्लाई करने हैं, हमने यहाँ पे दे के उतारे। 2 सितंबर को पेपर है ना आप लोग? हाँ है? क्या 6 से स्टार्ट? आई क्या आपने ऑफ कर? अच्छा, आई कैप छुट्टी है ईद की तो बीच में कंसिडर कर लिया करता, लेकिन और छुट्टियां कभी मैंने कभी प्रेसिडेंट देखी नहीं। लेकिन अगर आपको लग रहा पीआरसी वगैरह के हो सकते हैं, वो तो बच्चे होते हैं भाई, छोटे छोटे, बड़ों को नहीं होता। अगर सैलाब आ रहा हो, कोविड आ रहा हो, सबसे ज्यादा कोशिश जो हुई थी कोविड के अंदर भी, जब सारी दुनिया के पेपर नहीं हो रहे थे, आई कैप के हो रहे थे।
एक आधा पेपर हुआ था इस तरह, यानी कि जो एक आधी उसमें थोड़ा सा कमी बेशी, लेकिन आई कैब ने मिनिस्ट्रीज तक सबको इन्वॉल्व करके उन्होंने कहा कि भाई हमारा सिस्टम है, हमने उसमें खलल नहीं डालना, हम तब्दील कर देता है। बकवास बंद। 1 मई से पेपर शुरू, सॉरी 1 सितंबर से पेपर शुरू, अगर नहीं होंगे तो ठीक है, कोई मसला नहीं। फिलहाल 1 सितंबर से आई कैब का प्लान यही है जो अभी दिया हुआ उन्होंने। होता है ना 2 साल का प्लान देते हैं, 25-26 के प्लान के अंदर उन्होंने यही रखा हुआ। जो मैंने तरीके बनाई थी वो उनके शेड्यूल से देके बनाई। खैर वापस आओ, लिखा हुआ वहां पे 2 सितंबर से लेके ये 12-13 तक पेपर चल रहे, सॉरी 1 सितंबर से लेके। यार क्या टाइम जाया कर दिया ना, करिए तूने। तैयारी करेंगे तो पेपर देंगे। ले बेटा, ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इनफोर्सेबल बाय बाय लॉ, कानून। अच्छा मैं एग्जांपल दे रहा था, आपने वहां पे गुजरांवाला किसी को गोली मारो भैया, क्योंकि 2 सितंबर की हम बात ही नहीं करते, हम बात करते हैं 1 महीने की। आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया भाई, 1 महीने के बाद तूने यहाँ पे मुझे 10 बैग राइस के सप्लाई करने हैं लाहौर में, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। उसे आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ सही हो गया। क्या कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त आज वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, कोई कमी नहीं है। हुआ क्या, अभी अभी महीना पूरा नहीं, 10-15 दिन ही गुजरे हैं, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ये जो जिला बंदी कर दी चावलों के, यानी कि चावल एक जिले से दूसरे जिले में जाएंगे ही नहीं। तो जब ये जिला बंदी हो गई, अब मुझे बताओ वो गुजरांवाला जिला से लाहौर जिला यहाँ पे चावल भेज सकता है? नहीं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बना था परफॉर्म हो सकता है? नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। यानी कि बात का कानून ही उस चीज को इलीगल करार दे देगा, उस काम को करने का। मैम लैपटॉप आपने मुझसे खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, सर जैसे क्लासेस खत्म होना लैपटॉप मुझे भेज देना, ठीक हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि गवर्नमेंट को डर है कि लोग लैपटॉप खरीदते हैं बेचते हैं और उसके अंदर हमें हमारी गाड़ियां भी इसी तरह ट्रांसफर हो जाती हैं जो हमें उसके अंदर सेव होती हैं। गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी कि कोई भी बंदा अपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट किसी को आगे बेचेगा खरीदेगा ही नहीं, पाबंदी है नहीं बिला वजह। आपको पता है पाकिस्तान में जो हो रहा है बिला वजह ही हो रहा है। अरे चौधरी सीधा हो, कमरे में एसी लगवाओ अपने, वहां पे सोया करो। अभी भी टेक लगा के बैठे, फिर नींद आ रही और तुझे देख के मुझे भी आ रही। ले बेटा, होता ना बात, कोई बंदा दवाइयां ले रहा तो बंदा दूसरा भी शुरू कर देते। मैं तो इतने चेहरे देख रहा हूँ। तो मेरे से ये कानूनी तौर पर बात का कानून क्या कर देता है, पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन बाद में कानून उस चीज का जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको कैसे क्या कर देता है, इलीगल। जब वो इलीगल हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो, बड़ी सारी चीजें पढ़ेंगे आगे जाके। बस याद रखना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनते वक्त बिल्कुल सही हो, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई थी कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना हो सकता, उसको क्या बोलेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और जो एक पार्टी के लिए ऑप्शन हो, चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे चाहे तो कंटिन्यू रखे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म हो सकता हो, बिल्कुल वैलिड हो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 अल्फाज, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये चौथा कोई लफ्ज नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के साथ। या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, या वैलिड होगा, या वॉइडेबल होगा। याद रखोगे, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड, वॉइडेबल और वॉइड ही होता है, इसके अलावा कोई और चौथी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। याद रखोगे इस बात को। कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट सीज टू बी इन्फोर्सेबल, यानी कि जब उसमें इन्फोर्सेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट था, इन्फोर्सेबिलिटी थी उसमें, लेकिन कानून ने बाद में इन्फोर्सेबिलिटी क्या कर दी, खत्म कर दी। ये कानून ने खत्म की। ये नहीं कहना कि वो सर जब वो इन्फोर्सेबिलिटी खत्म हो गई अब ये दोबारा से एग्रीमेंट बन गया है, ऐसे नहीं कहना। हम कहेंगे वो जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, जब उसमें से इन्फोर्सेबिलिटी निकल गई, अब वो इन्फोर्सेबल रहा ही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वही, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तक तो पहुंच गया था ना एक दफा है। लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट पे क्या आगे उसको हमने कहा कि भैया तेरे से इन्फोर्सेबिलिटी खत्म कर रहे हैं हम किसी वजह से, अब तो परफॉर्म ही नहीं हो सकता। अब इसका नाम हम दोबारा से एग्रीमेंट नहीं रखेंगे, बल्कि क्या कर देंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ममनू कॉन्ट्रैक्ट, जो परफॉर्म नहीं हो सकता। इसको करना मना नहीं था, इसको परफॉर्म करना मना है। याद रखोगे ना। नोटिस दैट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वाज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। कहता आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा है कि भाई ये देखो, जब ये बन रहा था कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त क्या था, ये बिल्कुल इन्फोर्सेबल था, वैलिड था। बट सब्सिक्वेंटली इट सीज टू बी इन्फोर्सेबल, लेकिन बाद में कुछ हालात ऐसा पैदा हुए जिस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। वही रिलैक्स होकर बैठो, मैं मजाक कर रहा था, सच्ची कह रहा हूँ, कोई कोई इशू। मैं सीरियस हूँ, मैंने कभी बच्चों के साथ अक्सर सो जाते हैं बच्चे, इसीलिए तो मैं ज्यादा चीखता रहता हूँ क्लास में, इतना ऊंची बोलता हूँ ताकि नींद ना आए, लेकिन ऐसे ऐसे ढीठ बच्चे सही बात है, वो मेरे इस नजरिए को गलत साबित करते हैं। सो जाओ सो जाओ।
वॉइड एग्रीमेंट। लिमिट। लफ्ज देखो क्या है, लफ्ज पे तवज्जो देनी है। ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, क्या बन गई? प्रॉमिस। प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड हुई, क्या बन गया? एग्रीमेंट। कानून ने आके कहा, ओए ओए बेशर्मा, ये कौन सा एग्रीमेंट कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? हमने कहा क्या हुआ? कहता ये ममनू है। यानी कि यहीं पे कानून ने आके क्या कह दिया? ये ममनू है। कानून ने हमें कॉन्ट्रैक्ट तक जाने नहीं दिया इसको। तो वॉइड एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट है जो बनते वक्त ही ममनू हो। जब आप उस एग्रीमेंट को कर रहे थे, देखो ऑफर एक्सेप्टेंस के बाद हमने डिस्कस किया था, ऑटोमेटिकली जहां पे कॉन्ट्रैक्ट होना, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ऑफर एक्सेप्टेंस की ही जरूरत होती है? या जहां पे खुद सोचें, जब ऑफर एक्सेप्टेंस हो रही हो लेकिन किसी ममनू एग्रीमेंट के लिए हो रही हो, तो वो जब ऑफर एक्सेप्टेंस हो रही थी उसी वक्त ममनू था, अगर वैसे देखा है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको ऑफर करूँ, आपके पास चर्च है, मुझे भेज, मुझे बताओ, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस होगी, प्रॉमिस बन गई है, लेकिन यहाँ पे जो एग्रीमेंट बनेगा वो कौन सा होगा? वो ममनू है। खैर कानूनी चीज के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, याद रखोगे। हाँ, इसका आगे एक और लफ्ज भी है, इलीगल एग्रीमेंट भी होता है, वो मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको इसका मतलब बताऊंगा, बल्कि अभी बता दूंगा। सर लेकिन कानून की मतलब हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ। वॉइड एग्रीमेंट करने पे सजा नहीं होती, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट करने के पे, जो अभी हमारा एग्रीमेंट था ना, इलीगल था। ये चर्च का खरीदो फरोख्त, ये इलीगल है, कानून सजा भी देते हैं। लेकिन हम इसकी एग्जाम्पल को सही कर लेते हैं, जो प्योरली वॉइड एग्रीमेंट। सामने एक बच्चा है, उसकी उम्र 12 साल है। मैं उसको ऑफर करता हूँ, बेटा आपके पास ये मोबाइल है, मुझे 10,000 का मोबाइल भेज। ये मैं किसको ऑफर कर रहा हूँ बोला? एक बच्चे को। और हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, बच्चे के साथ जो एग्रीमेंट होता है वो वॉइड होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं कभी भी। बच्चे के साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। हाँ, कुछ जगहों में पढ़ेंगे। अच्छा, बच्चा अपने राइट के लिए सब कुछ कर सकता है, वो आगे जाके बताऊंगा आपको, 2-3 कॉन्ट्रैक्ट हैं ऐसे जो बच्चे के साथ हम लोग भी कर सकते हैं। लेकिन फिर वहां पे देख पता चलेगा, बच्चा पर्सनली कभी लाइबल नहीं होता। बच्चा अभी जब हम पढ़ेंगे 1-2 दिन के अंदर, पर मंडे ट्यूसडे को पता लगेगा ऐसा बदमाश बच्चा होता है। कानूनी तौर पे आपकी सोच है और आपका मन करेगा, अब आप लोग तो बुजुर्ग हो गए, लेकिन आपका मन करेगा काश हम भी अभी भी बच्चे होते और हमने ये चीज पहले पढ़ी होती। इसलिए तो गवर्नमेंट आपको ये पहले नहीं पढ़ाती सारा कुछ, अब जाके पढ़ाएगी। तो बच्चा बाकी आपको लगेगा ये कोई, मान लोगे बॉस ही है, वो यार बेबी बॉस। वॉइड एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट है? ऐसा एग्रीमेंट जो बनते वक्त ही मना हो। कानून ने पहले ही मना किया होता है इस तरह का कोई एग्रीमेंट ना करना, लेकिन हमने उसके बावजूद, कानून के मना करने के बावजूद हमने क्या कर लिया? एग्रीमेंट कर लिया। जैसे अभी मैंने आपको फिलहाल एग्जांपल दी, बच्चे के साथ एग्रीमेंट करना, किसी पागल के साथ एग्रीमेंट करना, या जिन लोगों को कानून ने मना कर रखा हो कि इन लोगों के साथ एग्रीमेंट, जैसे जो बंदा जेल में बैठा हो, कैदी नंबर 804, आप उसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते। पढ़ेंगे इसको आगे जाकर, याद रखोगे। कहीं जाके उसको कह रहे हो कि ठीक है सर, वो आपका जो जमान पार का घर है मुझे बेच दो, है? लेकिन आप उसके साथ कोई किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कानून ने मना किया हो। अगर कर भी लोगे वो कौन सा होगा? ममनू होगा, याद रखोगे। और भी बड़े सारे एग्रीमेंट्स, मैंने फिलहाल तो 3 बताए ना आपको। बच्चे के साथ एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होता है, उसके अलावा पागल के साथ एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होता है। उसके बाद जिन लोगों को कानून ने मना कर रखा हो, ये गंदे बंदे हैं, इनके साथ एग्रीमेंट कानूनी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिहाज से, वैसे वो कैदी नंबर 804 जैसे भी है, रहमतुल्लाह अलैह है। मैंने गलत तो नहीं बोला? चलें वापस, सियासी बात हम करते ही। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा, मिस्टर बी, अच्छा मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी भाई, बाइक खरीदोगे? ये मिस्टर ए मिस्टर बी को कह रहा है। मिस्टर बी कौन है? बेबी बॉस, मतलब माइनर। मिस्टर बी ने इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई। मान लो ये 50,000 का बेचा है मेरे बच्चे, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, क्या बन गई? प्रॉमिस। प्रॉमिस में कंसिडरेशन है दोनों के लिए, बिल्कुल। एक को बाइक मिलेगी, दूसरे को 50,000, तो ये क्या बन गया? एग्रीमेंट। लेकिन कानून बीच में आ गया, मना है, मना है। इसको मिस्टर ए को बताया था बच्चे के साथ एग्रीमेंट करना मना है, लेकिन इसने कहा कि मुझे क्या, ना कानून मदद को है, मैं खुद ही काफी हूं। तो भैया इसने क्या कर लिया, ये बाइक दे दी बच्चे को और बच्चे से 50,000 ले ली। घर जाके जब नोट गिनना शुरू किए, सबके ऊपर लिखा हुआ था ईद मुबारक। हो सकता ना इस तरह का। अब वही वो बच्चे के पास गया, तो बच्चा बैठा हुआ उस वक्त मान लो कि आइसक्रीम खा रहा था,
उसने कहा भाई मेरे पैसे, कहता दिए तो थे, कहता वो तो जाली है, कहता मेरे पास तो यही थे, कहता मेरी बाइक, कहता वो मैंने भेज दी, कहता ये तो आप ही खाएं आइसक्रीम। क्या अब ये बंदा उस बच्चे से पैसे रिकवर कर सकता है? अब किसके पास जाएगा? कानून के पास। मुझे पैसे लेके दे, कानून इसको क्या लेके देगा? आईडॉस है, अन्ना है। मना नहीं किया था कि सामने बच्चा है, इसके साथ किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं करना, कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज नहीं बोलना कि बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, बच्चे के साथ एग्रीमेंट नहीं करना। याद रखोगे इस बात को कि बच्चे के साथ कभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं करना। अगर बच्चे की वजह से आपका नुकसान हो गया, कभी भी हमारे पास इंसाफ के लिए ना आना। क्यों? हमने पहले ही मना किया था, वार्निंग दी थी, रेड अलर्ट, खतरनाक है। आपको लग रहा होगा ये छोटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे बच्चे। लोग बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं बच्चों के साथ, लेकिन याद रखना, कल अगर बच्चा मुकर गया तो आप उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। याद रखेंगे। बच्चा मतलब बार बार किसी के साथ इस तरह स्कैम करता हो तो वो फ्रॉडिया है, जेल बच्चों से भरी पड़ी है, ये भी याद रखना। इतनी भी बदमाशी नहीं, वहां पे कई बार के बच्चों के फुल है, समझ गए ना? इतना भी आप समझे कि सर ने बोला है, बच्चा तो वैसे ही बदमाश है, ये कुछ कर ही नहीं सकता, इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तो जेल बच्चों से भी भरी पड़ी है। ले बेटा, कोई इलीगल काम करेंगे बच्चे तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। आंखों देखा वाकया बताता, वकील भी हो ना, चीजों को जानते। दो बच्चे छोटे छोटे निके निके जेल में, अब सारे उनको टाउंट कर रहे हैं, वो नवाज शरीफ लौट गए हैं, वो फलाना करके आए हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे। ये क्या करके आए हो आप? पता क्या चला जी, इन्होंने मस्जिद का गल्ला उठाया और हमने क्या कर दिया, उनको पकड़ के जेल में भिजवा दिया उनके खिलाफ। अब वो बच्चे वहां पे जिस एनवायरनमेंट में रहेंगे, कल उसी तरह का बन के आएंगे। एक मस्जिद का गला उठवाने वालों को, बच्चों को हमने जेल में भिजवा दिया, और जो पूरा मुल्क खा गए हैं, दिन रात खा रहे हैं, जो ये भी कह रहे हैं कि आपके तो पांव तले भी खजाने हैं जमीन के नीचे हैं, यानी कि आप हमारे पांव तले से जमीन भी निकालने लगे हैं। उनके खिलाफ क्या मजाल हम लफ्ज भी बोल रहे हैं, वो सब कुछ खा रहे हैं। और बच्चों को पकड़ के हमने क्या कर दिया, उस मोहल्ले वालों पे लानत जिन्होंने ये काम किया हो। वो मोहल्ला वैसे तो खामोश है, लेकिन उन्होंने बच्चों को क्या किया, उठा के पुलिस के हवाले कर दिया। और पुलिस के हवाले नहीं, वो बच्चे जेल तक चले गए। एक तो होती है ये हवालात है, यहाँ तक का मामला कुछ और होता है, इसका मतलब जेल तक पहुंच गए, उसके ऊपर कहीं ना कहीं वो उसको बेचारे को पूरी एफआईआर काट के उनके ऊपर कहीं जुर्म साबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हो भी गया तो सजा हो जाएगी, 2 महीने 4 महीने, लेकिन उस इन्वायरमेंट में जो रह के वापस आएंगे उनको पता चल चुका कि ज्यादा से ज्यादा ये होता है, ठीक है अब हम यही काम करेंगे। खैर वापस आओ, कहते हैं एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी, जो देखो एग्रीमेंट पे ही बात रुकी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट तक गई नहीं कभी भी, एग्रीमेंट ही है। उसमें कहता है कि मैंने कभी देखो, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, और क्या बन गया, प्रॉमिस। प्रॉमिस में क्या ऐड कर देते, कंसीडरेशन, तो क्या बन रहा था, एग्रीमेंट। कानून ने कहा मना है, ये जो एग्रीमेंट किया आपने ये मना है। हमने कहा कि कोई मसला नहीं सर, हम एग्रीमेंट को आगे लेके, कानून कह रहा है मैं मना है, मैं इसमें कभी भी इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करने दूंगा। ये यहीं पे रुक जाएगा, और यहीं पे, यहां पे भी रुका हुआ क्या है, ममनू है। याद रखोगे, इसके अंदर कभी भी इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होगी, वॉइड एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। याद रखोगे, जहां पे लिखा होगा वॉइड एग्रीमेंट, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और आगे जाके पढ़ेंगे, वॉइड एग्रीमेंट पहले से कानून ने बताया हुआ, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट। एक्सप्रेस का लफ्ज पता ना, पहले भी पढ़ा था, जो बोला ये लिखा हुआ, और कानून बोला हुआ नहीं होता, कानून लिखा हुआ है। कानून ने लिखकर पहले से बता रखा है ये एग्रीमेंट ना करना, ये एग्रीमेंट जब जब करोगे हमेशा क्या हुआ करेंगे, वॉइड एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट वॉइड है, कानून ने पहले बताए हुए हैं। याद रखोगे इस बात को, कोई दिक्कत? कहता है एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबिलिटी, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कभी इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो ही नहीं सकती। समझ आ रही है ना थोड़ी बहुत? ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कभी इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं हो सकती, क्या समझ, क्या कहते हैं उसको, वॉइड। कहता है नोटिस दैट वॉइड एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। ये जो वॉइड एग्रीमेंट होता है ना, ये वॉइड एब इनिशियो होता है। एब इनिशियो का मतलब है शुरू से ही, ये शुरू से ही ममनू था, कानून ने पहले ही मना किया हुआ, लेकिन उसके बावजूद आपने उस एग्रीमेंट को करने की कोशिश की, तो कानून ने कहा ठीक है कर लो एग्रीमेंट, लेकिन ममनू है, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा नहीं, एग्रीमेंट ही रहेगा, और वो भी ममनू ही हमारे नजदीक। याद रखो, वॉइड एब इनिशियो वो चीज होती है जो शुरू से हो।
ये क्यों कहना पड़ रहा उसको कि वॉइड एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, जो शुरू से ही गलत है, क्योंकि अभी अभी आप क्या पढ़ के वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये उससे डिफ्रेंशिएट करके दे रहा आपको। वहां पे ये नहीं पढ़ा था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड एब इनिशियो था, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो था ना, ना वो तो बनते वक्त बिल्कुल सही था, शुरू से तो सही था वो, बाद में कुछ ऐसे हालात पैदा हुए थे जिस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया था, हाँ वॉइड या वॉइडेबल हो गया। चलो वॉइड का लफ्ज बोलो, वॉइडेबल तो और है ना कुछ। तो वॉइड जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बनते वक्त बिल्कुल सही था, लेकिन बाद में हालात की वजह से परफॉर्म नहीं हो सकता, इसलिए मेरे बच्चे उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए लफ्ज बोला है। ये जो वॉइड एग्रीमेंट होता है ना, ये बाद में हालात की वजह से वॉइड नहीं होता, ये कानून ने पहले से लिख लिख कर बताया हुआ आप कि ये एग्रीमेंट कभी ना करना, अगर कर लिया तो इसकी कोई हैसियत नहीं होती। ये समझ आ गई मेरे बच्चों? व्हाट कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, सॉरी वो तो हमेशा ही एग्रीमेंट्स होती है। व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं? बेटा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बोला? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। 5 एसेंशियल है मेरे बच्चों, वैसे तो 7 बनते थे, लेकिन हमारी किताब ने उसको 5 बना के लिखा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 7 लिख दीजिए। लेकिन जब एमसीक्यूज में पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इज नॉट एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर आपने किसकी बात माननी है? किताब। अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ रहे तो फिर चाहे जितने मर्जी लिखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ वो भी ऐड कीजिएगा, वो है बाय डिफॉल्ट ऐड है। तो बेटा ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, तो क्या बनता था? चलो खैर बहुत हो गया, वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ था वो क्या बनता था? कॉन्ट्रैक्ट। हम कह रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट एम नहीं बन जाता, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ एसेंशियल्स पूरे करने पड़े। अब मेरे बच्चे वो एसेंशियल देखने जा रहे हो जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है, जो कमी रह गई थी, जो अभी तक समझ नहीं आई थी, वो अब सारी समझ आ जाएगी। टोटल मेरे बच्चे अगर ये 5 चीजें शामिल हो तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड होता है। ये 5 चीजें शामिल हो तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? हमेशा शामिल हो, यानी कि ये यानी कि वैलिड होगा। ये 5 एसेंशियल्स हैं। ये कौन कौन से 5 एसेंशियल? इनमें कमी नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा पूरे होने चाहिए। सबसे पहले द एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट इफ इट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कह रहा है? एग्रीमेंट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है अगर ये कंडीशन पूरी हो रही। देखो आप ऑफर की भी कंडीशन पढ़ के आए, आप एक्सेप्टेंस की भी कंडीशन पढ़ के आए, अब आप कंडीशन किसकी पढ़ रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट की। कि जो कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं क्या इसमें सिर्फ वैलिड ऑफर और एक्सेप्टेंस ही होनी चाहिए? ना ना, इसमें कुछ और भी है। अब ये जो 5 हैं, ये वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस के अलावा 5 हैं, इसमें 2 वो भी ऐड कर दें तो टोटल कितने बनते हैं? 7। यानी कि उसको शुरू कहां से करना चाहिए था? वैलिड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, वैलिड पहले तो वैलिड ऑफर होनी चाहिए, फिर वैलिड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, फिर आगे ये 5 बताता। लेकिन वो 2 उसने सोचा कि आपने चैप्टर 2 में पढ़ ही लिए हैं, मैं अब आगे से बाकी जो रह गए हैं वो बताने लगा। और चैप्टर नंबर 3 और 4 के अंदर हमने ये 5 चीजें पढ़नी है। ये 5 चीजें 3 और 4 में ये 5 चीजें ही पढ़ेंगे आप, और ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। 5वां तो एम आधे घंटे का चैप्टर है, वो कुछ और है। खैर जैसे चैप्टर 4 खत्म हो गया ना, समझ लो आपका चैप्टर, आपका सिलेबस ना आधा गया। कब चैप्टर या ये चैप्टर की बात कर रहा हूँ, कब सिलेबस खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चल। सर पता तो अभी नहीं चल रहा जो आप पढ़ा रहे हो। अरे मोबाइल बंद कर, बेशर्मो, वाइब्रेशन में लगा के रखा करो। मेरा फोन कभी बजा? गलती से ऑन रह गया होगा कभी, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना बजे। ले बेटा, एन एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट इफ इट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशन। कौन कौन सी है? सबसे पहले एग्रीमेंट इज मेड बाय द फ्री कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज। हम पढ़ेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, या एग्रीमेंट भी लफ्ज बोलने कोई मसला नहीं। देखो इंटरचेंजेबली लफ्ज बोल देगा, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट। जो समझना था वो हमने समझ लिया है चैप्टर 2 के अंदर कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क होता है। हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो हमने पढ़ लिया है। अब अगर कहीं पे इंटरचेंजेबली लफ्ज बोल देगा ना तो कोई मसला नहीं, क्योंकि बनना एग्रीमेंट नहीं, क्या बनना? कॉन्ट्रैक्ट बनना है। और वैसे भी हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, लेकिन बस एग्रीमेंट हर नहीं होता, क्योंकि कुछ में इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती। खैर द एग्रीमेंट इज मेड बाय द फ्री कॉन्सेंट ऑफ द पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टीज की फ्री कॉन्सेंट होना जरूरी है। और फ्री कॉन्सेंट क्या होती है? हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से कर रहा हो, और कॉन्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से ही होता है हमेशा, अगर बीच में 5 चीजें ना आ जाए। सिर्फ दुनिया के ऊपर 5 चीजें हमारे मुल्क के अंदर, चलो दुनिया ना बोलो, हमारे मुल्क के अंदर, जिसकी वजह से कॉन्सेंट फ्री नहीं होती। अगर वो 5 चीजें हो तो कॉन्सेंट फ्री नहीं होती, उनमें से कोई एक चीज आ जाए कॉन्सेंट फ्री नहीं होगी। लेकिन अगर वो 5 चीजें नहीं है तो कॉन्सेंट हमेशा क्या है? वो फ्री है।
यानी कि कानून बड़ा वाज़ेह है। कितनी चीजें आपकी कॉन्सेंट को फ्री नहीं रहने देती? 5। 5 बुरी चीजें हैं। अगर वो 5 चीजों में से कोई एक चीज भी आ जाए, हमारी कॉन्सेंट फ्री नहीं रहती। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, द पार्टीज मेकिंग द एग्रीमेंट आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगली शर्त क्या है कॉन्ट्रैक्ट के लिए? कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एग्रीमेंट कर रही हैं, ये कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। और पाकिस्तान में जितने लोग हैं सब कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, शायद 3 लोगों के, 3 गंदे लोग हैं। जिस तरह कॉन्सेंट को कितनी चीजें खराब करती थी? 5। ये कंपिटेंस को 3 चीजें खराब करती हैं, 3 लोग खराब करते हैं, माइनर, अनसॉन माइंड और डिसक्वालिफाइड बैला लोग। पढ़ेंगे जिनको कानून ने मना किया। 3 लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान के। कौन कौन? माइनर, अनसॉन माइंड और डिसक्वालिफाइड बैला। लफ्ज क्या है तीसरा? डिसक्वालिफाइड बैला। तीसरा लफ्ज क्या है? डिसक्वालिफाइड बैला। तीसरा लफ्ज क्या है? डिसक्वालिफाइड बैला। कितने लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर? 3। कौन कौन से? इनको हम कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? ये कौन है? इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा हर बंदा क्या है? अब मुझे अपना बताओ, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो कि नहीं? कोई सोच रहे हैं? लेकिन बहरहाल आगे जाके हम पागलों की किस्में भी पढ़ेंगे। हाँ पढ़नी है, हम पढ़ेंगे कितनी तरह के पागल होते। और फिर हम देखेंगे कि हमें जो घर वाले कह रहे थे आप पागल हो, या हमारे दोस्त बोल रहे हैं, वो कौन सा पागल है। पढ़ना है इसको, सच्ची मुझे मैं कह रहा हूं, आपको मजाक ना लगे। बेटा वापस आओ। क्या चीज? ये चैप्टर 4, ये पागल, ये इसी में पढ़ेंगे। पागलों की किस्में आज ही पढ़ लेनी थी, आज क्लास टाइम पे शुरू हो जाती। क्लास थोड़ी सी लेट शुरू हुई है, परसों इंशाल्लाह मंडे को आपको पागलों की किस्मों का पता चलेगा। वापस आओ। द एग्रीमेंट इज मेड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन का तो पता है ना, इन रिटर्न जो दोनों पार्टीज को मिलता था, वो जो इन रिटर्न मिल रहा हो वो क्या हो? दोनों के लिए कानूनी होना चाहिए, जिसको कानून ने मना ना किया। जैसा मैंने आपको बताया था, कदीर ने कहा कि सर ये मोबाइल मुझे दे दें, सच्चा है। अब मेरे बच्चे मुझे बताओ, कदीर को जो मिल रहा है क्या वो लॉफुल है पाकिस्तान के अंदर? हाँ, लेकिन जो मुझे मिल रहा है वो लॉफुल नहीं है। तो कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए? लॉफुल। यानी कि जो दोनों को चीज मिल रही है, रिटर्न बेनिफिट मिल रहा है, कानून ने उसकी इजाजत दी, याद रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? द एग्रीमेंट इज मेड विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट। मकसद भी लॉफुल होना चाहिए। और वैसे भी मेरे बच्चे ये दोनों चीजें जब हम पढ़ेंगे ना, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, ये दोनों साथ साथ जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते, ये कर्ण अर्जुन है, याद रखोगे इस बात को। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों क्या रहते हैं? साथ साथ। जस्ट एग्जांपल, मेरा मकसद मोबाइल खरीदना है, मैं कदीर के पास गया, मैंने कदीर को जाके कहा कि मुझे मोबाइल दे दो। मकसद क्या है मेरा? मोबाइल खरीदना। तो मैं कदीर को जाके क्या करा? मुझे मोबाइल दे दो। जब कदीर मुझे मोबाइल दे देगा, वही मेरे लिए क्या बन जाएगा? कंसिडरेशन, याद रखोगे। और कदीर का मकसद है चर्स बेचना, कदीर ने बदले मुझे चर्स दे दी मोबाइल, तो इसकी चर्स बिकी तो इसका मकसद पूरा हो गया। वैसे मैं कह रहा हूं, ये आगे जाके मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होना। ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन हमेशा क्या है? साथ साथ चलते हैं, याद रखोगे। कदीर भी कह रहा होगा यार ये चर्च सर अपने लिए रखे, मुझे क्यों बीच में इन्वॉल्व करते। द एग्रीमेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अच्छा, कुछ एग्रीमेंट होंगे जिनको कानून ने लिखकर पहले से रखा हुआ है। ये मैं लिखकर आपको एक लिस्ट दे रहा हूं, ये एग्रीमेंट जब जब कर रहे होंगे ये हमेशा वॉइड हो। उसकी लिस्ट है। जब भी वो एग्रीमेंट करने की कोशिश करेंगे वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगी नहीं। असेंशियल में एक असेंशियल ये है कि उस लिस्ट में से आप कोई एग्रीमेंट ना कर रहे हैं, क्योंकि उस लिस्ट में होने वाला एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। यानी कि जिस चीज का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस लिस्ट में वो गंदी जो चीजें हैं उस लिस्ट में वो चीज शामिल ना हो, याद रखोगे। अब पढ़ क्या रहे हो? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो 7 बनते थे, लेकिन हमने कितने पढ़े हैं? 5। सबसे पहले पार्टीज की कॉन्सेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री। पार्टीज कैसी होनी चाहिए? कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मकसद कैसा होना चाहिए? लॉफुल। कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए? लॉफुल। और वो जो एग्रीमेंट है वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड ना हो, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड ना हो, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड ना हो। आप पढ़ क्या रहे हो? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कितने एसेंशियल्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? 5। पहला एसेंशियल क्या था? कॉन्सेंट फ्री हो, कॉन्सेंट फ्री हो। दूसरा एसेंशियल क्या है? पार्टीज कंपिटेंट हो। तीसरा एसेंशियल क्या है? लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। चौथा लॉफुल कंसिडरेशन हो। पांचवा एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड ना हो, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड ना हो, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड ना हो। यानी कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड का मतलब क्या है? जो कानून ने पहले से एक्सप्रेसली बताया हो कि मना है, याद रखोगे।
कितने एसेंशियल वाला, हाँ फ्री कॉन्सेंट हो, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन और एक्सप्रेसिव डिक्लेयर वॉइड ना हो। याद रखोगे मेरे बच्चे, मुश्किल तो नहीं ना। अच्छा, इनमें से कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जैसे ये फ्री कॉन्सेंट अगले चैप्टर में पढ़ेंगे और एक्सप्रेसिव डिक्लेयर वॉइड एग्रीमेंट नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये दोनों, ये बाकी जो तीनों रह गए वो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि अब से यहां से जो चीजें पढ़ोगे यहां से, ये तो वैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ। यानी कि अब जो चीजें पढ़ना शुरू करोगे, एक्चुअली क्या पढ़ रहे हो, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो। क्योंकि पढ़ते हुए ध्यान तो रखे, पता तो हो हम पढ़ क्या रहे हैं। क्योंकि किताब की तरतीब आपको पता है कि फिर वही ना समझ आ रही तो बंदे को पता नहीं चला मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं है। जैसे हम वो चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, ऑफर पढ़ा, ऑफर के बाद फिर कम्युनिकेशन का लफ्ज आया, फिर कम्युनिकेशन कंप्लीट का लफ्ज आया, पता तो चल रहा हो ना ये कहना क्या चाह रहा है। तो फिर एक्सेप्टेंस, फिर उसकी कम्युनिकेशन, फिर कम्युनिकेशन कंप्लीट, फिर रेवोकेशन, फिर उसकी कम्युनिकेशन, फिर उसकी कम्युनिकेशन की वो भी तो था ना, कंप्लीट का भी तो था ना उसमें। ठीक है, तो बेटा ये एक छोटी सी बात उसने बाद में ऐड की है, क्योंकि बच्चों कंफ्यूज करते हैं, बच्चों को लग रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिटर्न ही होता है। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिटर्न होना जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली भी हो सकता है, इम्प्लाइडली भी हो सकता है। अब तो आपको समझ आ गई ना, है बोलकर भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लिखकर भी हो सकता है, इवन बाय कंडक्ट भी हो सकता है। अब तो हमें यहां तक भी पता चल गया कि कॉन्ट्रैक्ट बाय कंडक्ट भी हो सकता है, यानी कि ना किसी ने बोला ना किसी ने कुछ लिखा। अब जरा देखना, एन ऑरल कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑरल कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्कुल वैलिड होते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ऑरल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, आगे जाके देखेंगे आप। एक्सेप्ट इन सर्टन केसेस, हाँ कुछ मामलात में आपको ऑरल कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउ नहीं है। और कब, एनी स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड सर्टन कॉन्ट्रैक्ट टू बी मेड इन राइटिंग, क्योंकि बात का कुछ खास कानून कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लाजमी तौर पे कैसा होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जब भी आपने कोई कोई होता है ना कि अपने दरमियान कोई सालिस अपॉइंट करना, वहां पे कानून कहता है कि आप अपने दरमियान, अगर आप होता है ना कि बात का दो पार्टी के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो कहते हैं हम ऐसा करते हैं किसी सालिस को अपॉइंट करके अपने दरमियान सुलह करवा लेते हैं या इंसाफ करवा लेते हैं। वो जो सालिस पॉइंट होता है ना, आर्बिट्रेटर, वो कभी भी बगैर रिटन एग्रीमेंट के आप अपॉइंट कर ही नहीं सकते। उसके लिए आप दोनों के दरमियान क्या होगा, पहले एक लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस लिखे हुए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक दोनों आपस में क्या करेंगे, किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे। याद रखोगे, हमारे चैप्टर ये इस सिलेबस का बिल्कुल जो आखिरी टॉपिक है वो आर्बिट्रेशन ही है, आर्बिट्रेशन एक्ट। याद रखोगे, उसके बाद जितने ये जायदादों के मामला होते हैं, या सादा अल्फाज में मैं सिंपल बताता हूँ आप, जिस जिस चीज को रजिस्टर्ड करवाना हो कानून में वो हमेशा रिटर्न होना चाहिए। जाके कानून को बताएंगे हमारा फलाना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, रजिस्टर्ड कर दो, चपेड़े मारेगा वो। जो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड होना, गाड़ी खरीदते हो क्या रजिस्टर्ड होती है, रिटर्न होना चाहिए। जमीनें खरीदते हो रजिस्टर्ड होती है, रिटर्न होना चाहिए। बाइक खरीदी रजिस्टर्ड होती है, गुलामी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। याद रखोगे ना इस बात को, सादा सा उसूल बता दिया। जिस जिस चीज में कानून में रजिस्टर्ड होना है उसका हमेशा क्या होना चाहिए, लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जिसको रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं उसके लिखने की जरूरत नहीं है। और बात का कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी होते हैं जिनको रजिस्टर ना भी करवाने की जरूरत हो, लेकिन कानून क्या देता है, इसको क्या करो, लिखो, तो फिर लिखना है। अब वो पेपर में पूछेगा आपसे कि बताओ कब कब कोई कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड होगा जब उसको लिखेंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट बताएं किस सिचुएशन के अंदर लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड होगा, तो क्या बताएंगे आंसर में, जहां पे सर्टन लॉ रिक्वायर कर रहे हो, यहाँ पे एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि रिटर्न तब, या फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जहां पे डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड हो, तो डॉक्यूमेंट बनेंगे, लिखेंगे तो डॉक्यूमेंट बनेंगे ना। याद रखोगे, तो यहाँ पे दो चीजें आपको बता रखी हैं। जहां पे लॉ खुद बोल दे ये कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब इसको क्या करोगे, लिखोगे। या एक और निशानी है, दूसरी कौन सी है, जहां पे डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले बताओ कब कॉन्ट्रैक्ट को लिखा हुआ होना जरूरी है, तो क्या बोलोगे उसको आंसर के अंदर, जब कानून खुद बोल दे, स्पेसिफिक लॉ रिक्वायर कर रहा हो कि मेरा ये जो कॉन्ट्रैक्ट करना है आपने कैसे करना है। जैसे पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में, वो कहता है जबानी कलामी कर लो। हमारे सिलेबस में आर्बिट्रेशन एक्ट, वो कहता है आर्बिट्रेशन पॉइंट करना है, क्या करो, लिख लो। तो खास कानून बात क्या कहते हैं, मेरे मुताबिक अगर काम करना है तो क्या करना पड़ेगा, लिखकर करना पड़ेगा। बात कहते हैं जैसे मर्जी करना। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जितनी मर्जी बड़े बड़े पार्टनरशिप के कारोबार कर लो, जबानी कलामी कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। आर्बिट्रेशन एक्ट क्या कहता है, लिखो फिर आर्बिट्रेटर पॉइंट हो। तो जहां पे लॉ कहते हैं, और दूसरा क्या है निशानी, खाली रजिस्ट्रेशन नहीं बोलना, जहां पे डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड हो। और डॉक्यूमेंट कैसे बनते हैं, लिखे। याद रखोगे ना इस बात का, पक्की बात। ये ना समझना फजूल बात है,
जब पेपर में बैठे होंगे ना मेरे बच्चे, 7 तबक रोशन हो जाएंगे। जब 2-3 नंबर का पूछेगा, अच्छा बताओ वो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो उनको लिखना जरूरी है, आप कहेंगे सर वो हमारे से कहाँ पे लिखा था कि जिन कॉन्ट्रैक्ट को लिखना जरूरी है? ऐसी तो कोई बात नहीं लिखी हुई भाई, यहीं पे लिखा हुआ है। जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑरल हो सकते हैं वहीं पे क्या लिखा हुआ है, रिटर्न भी होने चाहिए। और रिटर्न कब होने चाहिए? जब कानून कह दे, और दूसरे नंबर पे जब डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड हो। नहीं बेटा, अब इन एसेंशियल्स को पढ़ना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। कल से, मतलब परसों से। परसों आपका फिर टेस्ट, तरसों फिर टेस्ट, चरसों फिर टेस्ट, परसों के बाद तरसों, चरसों, ऐसे नहीं होता? क्या कोई तरीकाकार होता है इसका वैसे कैलकुलेशन? तो फिर अपना अपना तरीका ही है ना, तो मेरा अपना। परसों, तरसों, चरसों, अब डेली टेस्ट होगा जब तक इसके कंप्लीट नहीं होता। याद रखोगे? छोटे छोटे टेस्ट हैं भाई, करो। मंडे को टेस्ट होगा मेरे बच्चों, मैं बता रहा हूँ आपको, नो मुआफी।